नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम होती हैं, यूजीसी नेट म्यूज़िक एग्ज़ाम, DSSB, NVS, KVS, EMRS, RPSC, UPSC, MPPSC और ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम होती है, सभी की तैयारी स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल द्वारा करवाई जाती है। तो अगर आप इस चैनल से जुड़ते हैं तो आप सारी म्यूज़िक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जितनी भी इसी को ध्यान में रखते हुए हमने कई सारी थ्योरी क्लासेस इस चैनल पे प्रोवाइड की हैं, तो वो थ्योरी क्लासेस आप देख सकते हैं जाके। उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन, जो दिसंबर वाला आया है उसकी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो उनके लिंक और उनकी प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा आपने अगर पेपर सॉल्यूशंस नहीं देखे हैं, सारी एग्ज़ामों के पेपर सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पे। उनकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उनकी प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको मिल जाएगी, जिससे सभी चीज़ें आप एक ही जगह पा सकते हैं। अब आज जो हमारा वीडियो का जो मेन मोटिव है, मैंने कल ही आपको बताया था कि मैं आपका यूजीसी नेट, कल मैंने सिलेबस के बारे में बताया था पूरा हिंदी में। तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो यूजीसी नेट म्यूज़िक एग्ज़ाम का सिलेबस देख लें और कौन कौन सी यूनिट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो वो भी देख लें। उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसी वीडियो का। और कल मैंने कहा था आपके लिए कि आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा कि 23 फरवरी 2023 को जो आपका पेपर हुआ था यूजीसी नेट म्यूज़िक एग्ज़ाम का, तो उसका सॉल्यूशन अब हम करने वाले हैं। सॉल्यूशन हम दो पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में हम 50 क्वेश्चंस करेंगे म्यूज़िक के, और सेकंड पार्ट में फिर हम 50 क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे दो पार्ट में हम इसको कवर कर देंगे पूरे सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम होती हैं, सभी के लिए स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल ने बैच लॉन्च किया है। इसमें आपको यूजीसी नेट म्यूज़िक एग्ज़ाम, DSSB और अदर एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जा रही है। रजिस्ट्रेशन ओपन है। आप रजिस्टर्ड करते हैं तो आपको 3 लाइव क्लासेस हर वीक मिलेंगी। इसके अलावा उनकी रिकॉर्डिंग्स, PDF सब प्रोवाइड की जाएगी। वीकली टेस्ट होंगे, आपके स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इसकी प्राइस जो है बहुत मिनिमम रखी हुई है, 600 रुपीज़ पर मंथ इसकी प्राइस है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो इससे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपनी एग्ज़ाम में सफलता पा सकते हैं। इससे जुड़ के, बैच से जुड़ के। यूजीसी नेट में अब 2 मंथ ही बचे हैं, तो अगर आप में से कोई रजिस्ट्रेशन करवाते हैं 2 मंथ का इकट्ठा, तो मैं उसमें आपको कंसेशन भी दे दूंगा। वैसे तो बहुत मिनिमम प्राइस है, लेकिन फिर भी आपको मैं डिस्काउंट देने की कोशिश करूंगा। और आपका जो MP टेट के स्टूडेंट्स हैं जो जुड़ रहे हैं हमसे, उनको भी मैं बता दूं कि उनका ये क्रैश कोर्स काफ़ी पहले लॉन्च किया गया था। अभी एग्ज़ाम का तो हालांकि कुछ अते पते नहीं है, लेकिन आप तैयारी कर सकते हैं इस कोर्स से जुड़ के। इसमें आपको सभी चीज़ें, ये जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये तुरंत ही प्रोवाइड करा दी जाएगी जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। और इसके अलावा आपकी 1.5 मंथ की क्लासेस और एक्सटेंड कर दी गई है इसी में, वो बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है आपकी। यानी 12 क्लासेस और आपको इसमें मिलने वाली हैं। वो MCQ की क्लासेस रहेंगी, ये थ्योरी की थी। तो इस प्रकार से 1250 में आपको 24 क्लासेस, ये सब कुछ मिलने वाला है। तो इससे भी जुड़ने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर मैंने अभी स्क्रीन पे बता दिए हैं। अब जो हमारा वीडियो का मेन मोटिव है कि 23 फरवरी को जो आपका 2023 में जो पेपर हुआ था यूजीसी नेट म्यूज़िक एग्ज़ाम का, उसका सॉल्यूशन पार्ट 1 हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं पेपर की ओर। तो यह आपका पेपर है 23 फरवरी 2023 म्यूज़िक का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। फुल स्क्रीन मैंने कर रखा है इसमें, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दीप्ता तथा आयता क्या है? तो ये आपकी है श्रुति जाति। याद रखिएगा, श्रुति जाति है। और इसमें कौन कौन सी होती है? दीप्ता, आयता, करुणा, मृदु और मध्या। ये आपकी 5 जातियाँ होती हैं श्रुति की। इनको आप स्वर की जातियाँ भी कह सकते हैं। तो ये आपका आंसर सेकंड वाला इसमें हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिसर्च का है।
कल मैंने सारे यूनिट से कितने कितने क्वेश्चन और कैसे आ सकते हैं मैंने बताए थे। आप इसमें पेपर में चेक कर सकते हैं कि क्या वही पैटर्न रहता है जो मैंने बताया था या फिर कुछ अलग आता है। तो सेकंड प्रश्न आपका अनुसंधान परिकल्पना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हाइपोथेसिस से क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है अस्थायी कथन जिसे अनुसंधानकर्ता द्वारा सिद्ध किया जाता है। अनुसंधान प्रविधि, अनुसंधान के विषय के संदर्भ में प्रश्न, अनुसंधान का प्रकार। तो हाइपोथेसिस हमेशा ये होता है कि उसमें हम कोई भी चीज़ खोजते हैं उसको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट वाला इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, अस्थायी कथन जिसे अनुसंधानकर्ता द्वारा सिद्ध किया जाता है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा सेकंड प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं। भारत द्वारा नाट्य शास्त्र में निम्नलिखित में से किस रस का उल्लेख नहीं किया गया है। ये क्वेश्चन इतना फेमस हो गया आज की तारीख में कि हर एग्ज़ाम में ये पूछा जा रहा है। तो शांत रस इसका करेक्ट आंसर है। मैंने कल भी आपको बताया था, ये नवा रस है जो कि अभिनव गुप्ता जी ने बताया है, यानी भरत जी ने इसको डिस्क्राइब नहीं किया है, अभिनव गुप्ता जी ने शांत रस की चर्चा की है। और ये नाट्य शास्त्र के टीकाकार हैं। नाट्य शास्त्र की टीका अभिनव भारती इन्होंने लिखी है। तो अभिनव भारती में इन्होंने इसकी चर्चा की है आपके शांत रस की। क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आए कि शांत रस का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया है, तो भी आपका अभिनव गुप्ता आएगा। यानी क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकते हैं, हमको आंसर करते आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राग में वादी एवं संवादी स्वरों में कितनी श्रुतियों का अंतराल, किसी राग में वादी संवादी स्वरों में कितनी श्रुतियों का अंतराल होता है। तो यह आपका 9 से 13 श्रुति का। अब इसमें मैं बताता हूँ आपको कैसे होता है। जैसे आपको पता है कि या तो वादी संवादी सामा से शुरू होंगे या सापा संवाद से शुरू होंगे। सामा रेपा गधा मनी पसा, या तो इस प्रकार से चलेगा, या सापा रेधा गनी और आपका मसा हो जाएगा। अब यहाँ पे सामा रेपा गधा मनी और पसा ये आपका ऊपर वाले का है, और सापा संवाद से इस प्रकार से चलेंगे। अब हम कोई भी दो समूह, जैसे मैं सपोज सा और म लेता हूँ, तो सा अगर पहली श्रुति पर आधुनिक के हिसाब से हम देखें तो पहली श्रुति पर सा स्थापित है, और म आपका हो जाएगा तीव्रा कुमुदती मंदा छंदोवती दयावती रंजनी रक्तिका रौद्री क्रोधी, यानी 10वीं श्रुति पर आपका म होगा। तो जब हम 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो इनके बीच का हमको अंतराल मिलेगा 9। और इसी प्रकार हम, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे या दे रखा है, यानी या तो 9 श्रुति का संवाद होगा या फिर 13 श्रुति का। अब सापा से हम देखते हैं तो सापा आपका जो होता है, सापा में आपका देखिए सा जो है आपका अगर पहली श्रुति पे बैठा है तो पा आपका 17वीं श्रुति पर होता है। सॉरी यहाँ पे कुछ शायद, हाँ ये मैंने अंतिम के हिसाब से ले लिया, अंतिम के हिसाब से नहीं, प्रथम के हिसाब से हम लेंगे। तो सा अगर पहली श्रुति पर बैठा है तो आपका प कौन सी श्रुति पर होगा। अगर आपका जो मध्यम है, मध्यम अगर 10वीं श्रुति पर आ रहा है तो 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं यानी 14वीं श्रुति पर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, पंचम हो जाएगा। यानी किस पे होगा, छीती पे होगा। यानी जो आपकी श्रुति का नाम है छीती रक्ता संदीपनी अलापनी, तो छीती पे आपका क्या आ जाएगा, पंचम आ जाएगा। और इसको जब हम माइनस करेंगे तो 14 - 1 यानी कितना आ जाएगा, 13। तो इस प्रकार से आप रेपा का भी देख सकते हैं। कोई सा भी दो संवाद आप उठा के, जैसे मैंने सामा सापा लिया है, ऐसे आप रेपा और रेधा ऐसे दो आप लेके कर सकते हैं, ताकि आपको उसमें समझ में आए कि वाकई में ये सही है कि नहीं है। तो उसमें कितनी श्रुति का अंतराल आएगा, 9 या 13 श्रुति का। किसी भी राग में वादी और संवादी स्वरों में कितनी श्रुतियों का अंतराल होता है, ये प्रश्न है हमारा। तो उसमें 9 या 13 श्रुति का, या तो 9 श्रुति का होगा या तो 13 श्रुति का होगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम। सम प्राकृतिक राग से मूल राग में पुनः वापस आने की क्रिया। अब ध्यान रखिए, मूल राग से किसी राग में जाना मतलब तिरोभाव, और उसी राग से वापस मूल राग में आना मतलब आविर्भाव। आ से आ मतलब आना मतलब आविर्भाव, ऐसे याद रखिए। मैंने इसको ऐसे ही याद करा है ताकि कभी भी भूला ना जा सके ये। और जा रहे हैं किसी दूसरे राग में तो वो तिरोभाव हो जाएगा, तो ये आपका आविर्भाव हो जाएगा। यानी किसी दूसरे राग से, मतलब कोई मूल राग हम गा रहे हैं उससे हम दूसरे राग में गए और पुनः वापस आ गए, तो वो आपका आविर्भाव हो जाएगा। ये प्रश्न भी काफ़ी पूछा जाता है, अभी जून में भी पूछा गया था।
और आगे भी आपके चांसेस है। मैंने कल भी आपको बताया था कि या तो आपके अल्पत्व बहुत्व से क्वेश्चन आता है या तिरोभाव आविर्भाव से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस ताल में लग्गी लड़ी नहीं बजाई जाती है? तो वो आपका हो जाएगा जप ताल। दादरा में भी बजाई जाती है, कहरवा में भी और पंजाबी में भी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जातियों की ध्यान की चर्चा किस ग्रंथ में की गई है? तो संगीत चूड़ामणि में जातियों के ध्यान की चर्चा की गई है। हम ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे क्योंकि हमको 50 क्वेश्चंस करना है, तो फटाफट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तबला एवं पखावज दोनों में बजाई जाती है? तो कायदा तो आपका सिर्फ तबले पे बजता है, तो पेशकार भी, तो रेला जो है आपका ये दोनों में बजाया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, यथा अक्षर चंचटपुट ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो चंचटपुट ताल में 8 मात्रा होती है। 6 मात्रा किस में होती है? चाचपुट में होती है, चाचपुट में होती है आपके, और उद्घट में होती है, उद्घट। और आपके 12 मात्रा के कौन कौन से होते हैं? आपके षटपिता पुत्रक, षटपिता पुत्रक, और आपका समय व्यस्तांक, समय व्यस्तांक। तो ये आप थोड़ा इसमें सही कर लीजिए। तो ये आपका इस प्रकार से रहेगा, समय व्यस्तांक। तो ये आपके कुल कितने हो गए? इसमें 12 मात्रा होती है। तो जैसा कि मैंने बताया, चंचटपुट जो है आपका, इसमें 8 मात्रा, 6 मात्रा वाला चाचपुट, उद्घट, और आपके 12 मात्रा के समय व्यस्तांक और षटपिता पुत्रक। और ये क्या है आपके? ये हैं मार्गी ताल। और मार्गी तालों की संख्या कितनी बताई गई है? 5 बताई गई है। ये मार्गी संगीत में प्रयोग किए जाते थे। मार्गी संगीत वो होता है जो गंधर्वों द्वारा देवताओं के लिए गाया जाता है, उसको मार्गी संगीत हम कहते हैं। यानी जो लोक रंजन में प्रयुक्त नहीं होता है, ईश्वर प्राप्ति के लिए गाया जाता है। राग मुद्रा सामान्यतः किसकी रचनाओं में पाई जाती है? तो यह आपका हो जाएगा मुत्तुस्वामी दीक्षितर की रचनाओं में राग मुद्रा आपकी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ताल अंग गुरु का अक्षर काल है? तो ताल अंग गुरु आपका 8 मात्रा का है, और ऐसे आपके 6 अंग टोटल होते हैं। 6 अंग में आपके जो गुरु है वो 8 मात्रा का है। 12 मात्रा का आपका कौन सा है? प्लूत है, याद रखिएगा। 16 मात्रा का आपका कौन सा है? काकपद है। और लघु आपका है 4 मात्रा का। 1 मात्रा का आपका अनुद्रुत है, और 2 मात्रा का आपका द्रुत है। तो इस प्रकार से मैंने कल भी आपसे कहा था कि सप्तसुलादी ताल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। संदीपनी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो काफ़ी सिंपल प्रश्न है, श्रुतियों से संबंधित है। पूरी 22 श्रुतियों के नाम आपको याद होना चाहिए। तीव्रा, कुमुदती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रंजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोद्री, वज्रिका, प्रसारणी, प्रीति, मार्जनी, छीति, रक्ता, संदीपनी, अलापनी, मदंती, रोहिणी, रम्या, उग्रा और शोभिनी। तो संदीपनी आपके कौन से नंबर की श्रुति है? 16वें नंबर की। और जब मध्यम ग्राम में पंचम की बात करें तो वो कौन सी श्रुति पर आ जाता है? 16वीं श्रुति पर। मतलब कौन सी श्रुति पर बैठता है? वो संदीपनी पे ही बैठता है। तो कभी आपसे नाम लेकर पूछ लें तो मध्यम ग्राम में पंचम संदीपनी श्रुति पर बैठता है, जो कि 16वीं श्रुति है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किसमें गत का प्रयोग नहीं होता है? तो किसमें नहीं होता है? पखावज वादन में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। जो सिंपल प्रश्न है उसमें मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। किस रचना का वादन कायदे से पूर्व किया जाता है? तो कायदे से पूर्व किया जाता है आपके पेशकार का। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ ये बताना चाहूँगा, इस पेपर में ज़्यादातर तबले के प्रश्न ज़्यादा आपसे यहाँ पूछे गए हैं। तबले और मतलब अवनद वाद्यों से रिलेटेड जो है, फर्स्ट जो आपका मैंने बताया था कि डेफिनेशन आप पढ़िए, तो डेफिनेशन में ये ज़्यादा आपके पूछे गए हैं तबले से रिलेटेड। तो डेफिनेशन में क्या तबले की है, गाने की भी है, सितार की भी है। तो गाने की डेफिनेशन से रिलेटेड प्रश्न आपके जून में देखे गए। तो अब मैं डैम श्योर हूँ कि हो सकता है आपके सितार के जो डेफिनेशन हैं, क्रंतन, जमजमा,
आपके अलग अलग जो भी घसीट है, तो इस प्रकार के आपको देखने को सितार के जो हैं वो ज़्यादातर देखने को आपके दिसंबर में मिल सकते हैं। ये मेरा अनुभव बोल रहा है, तो आप इसकी तैयारी करिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आकार मात्रिक स्वर लिपि पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सा सी की मात्रा 1/4 मात्रा का चिन्ह है? तो यह आपका हो जाएगा 0। ठीक है, ये नीचे जो आंसर दे रखे हैं इस पे मत जाइएगा, ये कहीं कहीं गलत भी हैं, तो इसको जो मैं एग्जैक्ट जो आपको राइट लगवा रहा हूँ ये आपके करेक्ट आंसर है। महाराष्ट्र का लोक अवनत वाद्य है, तो ये कौन सा है? संबल है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। घसीट का निम्नलिखित में से किससे संबंध है? अभी सितार की बात करी थी हमने और सितार का प्रश्न आ गया, तो आपका सितार हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। लय प्रयोग के नियम को कहते हैं, तो इसको कहते हैं यति, और ये चारों ही आपके क्या हैं? ताल के प्राण। ताल के प्राण कितने हैं? कुल आपके 10 हैं, तो आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कितने प्रश्न हो गए हमारे? 19 प्रश्न पे हम आ चुके हैं। संगीत रत्नाकर के अनुसार उपांग रागों की संख्या है, तो कितनी है? 3 है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तानम गायन का अन्य नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो आपका है द्रुत कालम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सारीगान कहाँ का लोकगीत है? तो यह आपका है बंगाल का। कश्मीर का जो फेमस लोकगीत है वो है रौफ, याद रखिएगा आप। राजस्थान का तो सभी को पता है, घूमर सबसे फेमस लोक नृत्य है। बहुत सारे ऐसे हैं कि जो आपको याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे मेन है। इनमें से अगर आपको नहीं आता है तो फिर क्या कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वीं गमक है, तो 10वीं गमक में आपकी 15 जो गमक सारंग देव जी ने बताई है उसमें उल्लासी, त्रिभिन्न और कुरुल आ जाता है, लेकिन त्रिपुच्छम जो होता है, त्रिपुच्छ, इन्होंने त्रिपुच्छ लिखा है, यहाँ पे त्रिपुच्छम होना चाहिए था। तो त्रिपुच्छम आपकी जो कर्नाटक संगीत में 10वीं गमक बताई गई है उसमें आती है, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे त्रिपुच्छ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उन स्वरों का नाम बताइए जो 16 स्वर स्थानों में दिखाई देते हैं, तो कौन कौन से हो जाएंगे? आपका शुद्ध गंधार और आपका षड श्रुतिक दैवत। यानी इसमें कूट में प्रश्न था, तो बी और डी आपका इसमें आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये 2 प्रश्न आपके, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आपके रिसर्च के है ना 5 प्रश्न, 4 से 5 प्रश्न आते ही आते हैं, और ये आपके पेपर 1 में कवर हो जाते हैं। कई स्टूडेंट का सवाल रहता है कि सर हम पेपर 1 की तैयारी कैसे करें, तो मैंने कैसे तैयारी करी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। कि पेपर 1 की तैयारी के लिए आप एक सर को पकड़ लीजिए। ऐसा नहीं कि मैं उनका प्रमोशन कर रहा हूँ, लेकिन वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, चाहे तो आप पढ़ के देखें। हालांकि मुझे प्रमोशन करके क्या मिलेगा, ये पेपर 1 तो मेरे से तो अलग ही है, मैं तो म्यूज़िक वाला स्टूडेंट हूँ। तो तलवीर सिंह जो है आपके तलवीर सिंह जो सर हैं, यह आपके पेपर 1 की तैयारी काफ़ी अच्छी कराते हैं। कॉमर्स नेट अचीवर्स नाम से इनका चैनल है। ये इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, इनसे ही मैंने पढ़ा है। आज भी मैं इनका काफ़ी सम्मान करता हूँ, क्योंकि इनकी वजह से ही आज मेरी नेट क्लियर हुई है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे प्रश्न रह गया हमारा। तो अनुभव परक अनुसंधान प्रयोगों एवं आंकड़ा आधारित विश्लेषण पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही। अनुभव परक अनुसंधान कभी भी संगीत विषय पर अनुप्रयोज्य नहीं होता है। तो ऐसा क्यों भैया? बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे पहला सही है और लेकिन आर गलत है, तो आपका इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में है। तो पहला है आपका भारतीय संगीत में कल्पना राग के सौंदर्यात्मक प्रदर्शन का अभिन्न अंग है। बिल्कुल सही। कल्पना शक्ति में कलाकार राग के आधारित स्वरों में नवीन स्वर समूह प्रदर्शित करता है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। दोनों ही आपके सही हैं और आर ए की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। अब यहाँ पे हमारे 25 प्रश्न टोटल ख़त्म हो गए हैं।
अब 25 प्रश्न और हम करेंगे इसमें। तो जो आपका 26वें नंबर का प्रश्न आ रहा है ये पेपर 1 से है। तो पेपर 1 के कुल आपके 50 प्रश्न आते हैं, यानी आपके 76 से हम शुरू करेंगे अब। तो आपका म्यूज़िक का, तो यह हमारा 76 नंबर के प्रश्न पे आ गए हम। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो आपका बृहदेशी है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, ये सब चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट आपकी होती हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। संगीत समयसार के लेखक कौन हैं? तो आपके हैं पार्श्वदेव। पार्श्वदेव आपके संगीत सार के लेखक हैं। संगीत राज के आपके हो जाएंगे महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा। और आपके चतुर्दंडी प्रकाशिका के हो जाएंगे आपके वेंकटमखी जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। इन्हीं को ग्रंथ को समय सिद्धांत के अनुसार जमाने का प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। भरत ने अंश स्वर के कितने लक्षण बताए? तो जितने जाति के लक्षण बताए उतने अंश स्वर के यानी 10 लक्षण आपके भरत जी ने बताए हैं। जो संगीत अनादि संप्रदाय अर्थात वेद के समान शब्द प्रधान है, कौन सा है? तो वो आपका है गांधर्व। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बाज व चिकारी के तारों का द्रुत लय में प्रयोग क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है झाला। इनमें से कौन सा राग ओड़व जाति का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आपका देसी। बाकी सारे ओड़व जाति के हैं। नेक्स्ट चलते हैं। चित्रा एवं विपंची वीणा, देखिए यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, इंग्लिश में पढ़ें आप। इन चित्रा एंड विपंची वीणा डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रिंग वॉस। जब भी आपका ऐसा कुछ मिस्टेक होती है तो आप एक बार इंग्लिश में भी प्रश्न को पढ़ लीजिए करिए, पढ़ लीजिए करिए। थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है बोलने में, क्या पता जीवान फिसल रही है। तो चित्रा एवं विपंची वीणा जो है, इसमें तारों का क्या अंतर रहता है? तो आपका विपंची में होते हैं 9 तार, हो जाता है कई बार, आखिर हम भी इंसान ही हैं। तो 9 में से 7 को माइनस अगर हम करेंगे, आपके चित्रा वीणा में 7 होते हैं, तो टोटल 2 आपका आंसर इसमें आ जाएगा, यानी 2 तारों का अंतर इसमें देखने को हमको मिलता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राग सिंदूरा में किन रागों का मिश्रण पाया जाता है? तो यह आपका हो जाएगा दुर्गा और काफी। दुर्गा और काफी के मिश्रण से आपका सिंदूरा राग बनता है। किस वाद्य में वादन के लिए मुख्य तार पीछे लगे होते हैं? तो यह आपके रुद्र वीणा में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राग भोपाली के स्वरों में मध्य सप्तक के ऋषभ को षड्ज मानकर आरोह करने पर किस राग के स्वर प्राप्त होते हैं? तो जब भोपाली के स्वरों को हम करेंगे, इस प्रकार से मूर्छना करेंगे, तो मूर्छना में देखिए आप सबसे पहले सा रे ग प ध सा, ये हमारा भोपाली होता है। भोपाली में अगर हम रे को सा मान रहे हैं, यानी रे के नीचे हम सा लिख दें। अब देखिए यहाँ पे एक टून का अंतर है, यानी सा के बाद रे आएगा। फिर यहाँ पे ग से प की ओर जाते हैं हम, तो ग के बाद आपके 2 स्वर आते हैं, यानी म और तीव्र म, यानी एक टून का आपका यहाँ पे अंतर, यानी कोमल ग शुद्ध ग, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? म आ जाएगा आपका। फिर प से ध की ओर चलते हैं तो एक टून का अंतर आता है, तो यह आपका हो जाएगा प हो जाएगा। फिर यहाँ पे तीव्र म को छड़ा हमने, प को लिया। फिर ध के बाद डायरेक्ट सा। तो अगर हम यहाँ से अगर हम इसको रे करूँ मैं आगे की साइड, देखिए यहाँ पे कर लेता हूँ मैं रे इसको। तो जब मैं रे करता हूँ तो रे से अगर हम पीछे जाएँ तो रे से एक टोन जो आपका पीछे जाएंगे तो कोमल नी हो जाएगा आपका ये सा, क्योंकि हमने रे को सा माना है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? कोमल नी हो जाएगा। तो सारे मापा कोमल नी, और फिर बाद में रे तो हमारा सा हो ही जाएगा। तो इस प्रकार से ये चलेगा, यानी सारे मापा कोमल नी और सा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर मदमात सारंग हो जाएगा। मेघ होता तो मेघ भी हो सकता था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। अब यहाँ पे संस्थान, मेल,
और थाट, ये थाट के ही पर्यायवाची यानी थाट के ही, थाट को मेल भी कहते हैं, संस्थान भी कहते हैं। मेल जो है विद्यारण्य जी ने बताया और संस्थान और थाट लोचन जी ने बताया, यानी लोचन जी ने थाट को संस्थान की संज्ञा भी दी है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका स्वस्थान हो जाएगा, क्योंकि स्वस्थान जो होता है आपका वो आलाप का प्राचीन नियम है। आलाप का प्राचीन नियम आपका स्वस्थान होता है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 86 नंबर के प्रश्न पे आ गए हम। राग रागिनी वर्गीकरण के अंतर्गत भरत मत के राग रागिनियाँ हैं, तो कौन से हैं इनके? 6 राग 30 रागिनी। 6 राग 36 रागिनी का वर्णन शिव मत, जिसको हम सोमेश्वर मत भी कहते हैं, और आपका कृष्ण मत, जिसको हम कल्लीनाथ मत भी कहते हैं। इन दोनों में 6 राग 36 रागिनियों का वर्णन मिलता है, और आपके 6 राग 30 रागिनियों का वर्णन भरत मत में और हनुमान मत में, इन दोनों में 6 राग और 30 रागिनियों का वर्णन हमको देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। कर्नाटक ताल पद्धति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो अगर हम देखें सेकंड वाला, आप देखेंगे सभी तालें खाली और ताली से युक्त होती है। तो खाली तो आपके कर्नाटक संगीत में होती ही नहीं है, तो आपको कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सभी ताले खाली और ताली, तो खाली तो होती नहीं है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर यही आपका हो जाएगा। कर्नाटक ताल पद्धति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा है, तो कौन सा सही नहीं है? सभी ताले खाली और ताली से युक्त होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पहली बात तो खाली होती ही नहीं है, आपके कर्नाटक संगीत में विसर्जितम का प्रयोग किया जाता है। भातखंडे के अनुसार किस सांगीतिक शैली में तानों का प्रयोग नहीं होता है? तो किस में नहीं होता है? ध्रुपद में नहीं होता है। ध्रुपद में लयकारी का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, तानों का प्रयोग नहीं किया जाता है। नल, तरंग तथा सितार बेंजो वाद्यों के निर्माता है, तो कौन है? आपके उस्ताद अलाउद्दीन खान, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इस बार मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा मुझे सर्दी भी है। मैं सोच रहा था कि कल बनाऊँ आपका वीडियो, लेकिन मुझे जल्द से जल्द आपके लिए तैयारी करवानी है, इसलिए मैं ले आया आपके लिए वीडियो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हम पहुँच गए 90 क्वेश्चंस पे। उत्तर तथा दक्षिण भारतीय थाटों का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो आप देखिए, पूर्वी को बिल्कुल कामवर्धनी कहते हैं, भैरव को माया मालव गोड़ भी कहते हैं और माया मालव गोला भी कहते हैं। यहाँ पे गमन श्रीय मारवा को गमन प्रिया कहते हैं, थोड़ा सा इन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक करी, और तोड़ी को हम हनुमत तोड़ी नहीं कहते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने पूछा है कि कौन सा युग्म सही नहीं है, तो ये आपका सही युग्म नहीं है। तो तोड़ी को क्या कहते हैं हम? शुभ पंतु रावली, शुभ पंतु रावली। और अगर मैं यहाँ से सिर्फ ये शुभ को मैं अगर हटा दूँ, तो पंतु रावली आपका हो जाएगा पुरिया धनाश्री का। ये भी याद रखिएगा, आप नेक्स्ट एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि पंतु रावली किसका कर्नाटक, मतलब इसका कर्नाटक राग क्या कहलाएगा, यानी इसको कर्नाटक में क्या कहेंगे, या फिर पंतु रावली को हिंदुस्तानी में क्या कहेंगे, या पुरिया धनाश्री को कर्नाटक में क्या कहेंगे। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। और हनुमत तोड़ी जो आपका है, ये है भैरवी का, तो याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका 4th वाला हो जाएगा, क्योंकि ये युग्म सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 91 क्वेश्चन जो आपका है, वह कौन सी ताल है जिसके दूसरे, तीसरे और चौथे विभाग में क्रमशः 2, 3 तथा 4 मात्राएं हैं? तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, धमार हो जाएगा। क धिट धिट धा अ, मतलब धा आ आपकी 2 मात्रा होती है, फिर ग तीट तो आपकी 3 मात्रा होती है, फिर तीट तीट ग तीट क धीट धीट धा आ ग तीट तीट ता आ, यह आपका इसमें बनता है। तो आखिरी उसमें 4 मात्रा होती है, तो इस प्रकार से ये धमार इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। मतंग ने द्वादश स्तरीय मूर्छना के प्रतिपादन की उपयोगिता का क्या कारण बताया है? तो लास्ट वाला आपका इसमें आंसर हो जाएगा। द्वादश स्वर से ही आपको समझ में आ जाएगा कि 12 स्वरों की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
विच वन इज़ नॉट संधि प्रकाश राग, मतलब कौन सा संधि प्रकाश राग आपका नहीं है। तो कौन सा नहीं हो जाएगा इसमें, मियाँ की तोड़ी, क्योंकि इसका जो गायन समय होता है वो दूसरा प्रहर होता है। मैंने कल ही आपसे कहा था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा राग और ताल पे फोकस करें, क्योंकि इसके प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। अगर आपको समय सिद्धांत से रिलेटेड अगर याद नहीं होता है तो मैंने एक वीडियो इस पे प्रॉपर बना रखा है रागों के समय सिद्धांत पे, जिस पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको पूरा याद हो जाएगा कि किस राग का क्या समय है। ये मेरी गारंटी कि अगर आप वो वीडियो देख लेते तो आपको सारे रागों का समय याद हो जाएगा। उसमें हर एक चीज़ मैंने बहुत डिटेल में समझाई है। वो थ्योरी क्लास नंबर 10 आपको उसमें मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, तो उसको जाके देखें, और डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। और बाकी सारे आपके संधि प्रकाश राग हैं। भैरव जो है वो आपका सुबह का संधि प्रकाशी राग है, प्रातःकालीन संधि प्रकाश है, और पूर्वी और मारवा आपके शामकालीन संधि प्रकाश राग है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। म प कोमलनी ध प म रे निसा, ये स्वरावली किस राग में प्रयोग किया जाता है, तो यह आपके सुर मल्हार में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। सारंगदेव ने अपने ग्रंथ संगीत रत्नाकर में कुल कितने राग बताए हैं, तो उन्होंने बताए हैं 264। नेक्स्ट चलते हैं। काफ़ी सिंपल प्रश्न है। निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए, तो काफ़ी सिंपल है ये भी। राग तरंगिनी भिन्न हो जाएगा क्योंकि ये लोचन जी का है, और बाकी जितने भी ग्रंथ हैं ये किनके हैं। मैंने कल ही आपसे कहा था कि अगर आप कोई भी ग्रंथ या ग्रंथकार के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ते हैं तो सिर्फ आप ये पढ़ लीजिए कि किस ग्रंथकार ने किस ग्रंथ को लिखा है, यह आप पढ़ लीजिए और उनका समय काल याद कर लीजिए। इससे आपका क्या रहेगा, काफ़ी प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे। तो ये तीनों जो आपके हैं ये पुंडरीक विट्ठल के हैं। पुंडरीक विट्ठल के 4 ग्रंथ हैं। इसमें आप टोटल ये 3 ग्रंथ है, और इसमें आप नर्तन निर्णय एक इनका ग्रंथ है। तो ऐसे ये 4 ग्रंथ इनके टोटल हैं। तो राग तरंगिनी इसमें डिफरेंट है, इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। राग यमन के आरोह में गंधार निम्न में से किसका उदाहरण है, तो ये आपके आलंघन मूलक व अभ्यास मूलक बहुत्व का, क्योंकि बहुत्व यानी ज़्यादातर जो प्रयोग किया जाता है जिस स्वर का राग में, उसको बहुत्व कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि गंधार जो है आपका वादी स्वर है यमन का, और कभी भी उसको लांग के नहीं गाया जाता है। बहुत कम ऐसा आप देख सकते हैं अगर कोई कलाकार गाता है, लेकिन ग तो इसमें ज़्यादातर गाया जाता है। तो इसमें आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। संगीत समय सार पुस्तक के लेखक कौन है, तो अभी हमने देखा था पार्श्वदेव इसके लेखक हैं। रामामात्य जी जो है आपके, ये हैं आपके स्वरमेल कलानिधि के, स्वरमेल कलानिधि। आपके श्रीनिवास जो हैं वो राग तत्व विबोध के हैं। थोड़ा सा राइटिंग मेरी, राग तत्व विबोध के हैं। और राग विबोध के कौन है, वो है आपके सोमनाथ। याद रखिएगा, इसमें कन्फ्यूज़न होता है। और महाराणा कुंभा जी का अभी मैंने बताया था संगीत राज। तो इस प्रकार से तो इसमें करेक्ट आंसर आपका पार्श्वदेव हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। 99 प्रश्न पे आ गए हम। 2 प्रश्न और बचे हमारे। स्वर समूह पधनी पदम अप गमधप रेसा, ये किस राग से संबंधित है। इसको थोड़ा गा के मैं आपको बताता हूँ, हालांकि मुझे सर्दी काफ़ी हो रही है। पदनी पदम प गमधप रेसा, तो आपका ये कौन सा हो जाएगा, नंद हो जाएगा। गम पदनी पद म प गम गम ध परे सा। तो कुछ इस प्रकार से ये चलता है। एक कोई व्यूअर्स थे, उन्होंने कमेंट करा था कि सर आप प्रैक्टिकल समझाया करें गा के, काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल गा के बताया जाए। एक्चुअली क्या थ्योरेटिकल पढ़ाते हैं तो गा के अब किसी को अच्छा लगे किसी को ना लगे, इसलिए थोड़ा सा देखना पड़ता है।
ये चीज़ रहती है। और आज तो मुझे सर्दी भी है वैसे, बाकी फिर भी मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा गा के बताते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्लिकार्जुन मंसूर ने निम्नलिखित में से किस घराने की तालीम प्राप्त की है? तो काफ़ी सिंपल प्रश्न है, ग्वालियर व जयपुर। इन्होंने अलादिया खां साहब के पुत्र मंजी खां, अलादिया खां साहब जो आपके जयपुर अतरौली घराने के प्रवर्तक हैं, उनके पुत्र मंजी खां और भुर्जी खां, इन दोनों से इन्होंने तालीम प्राप्त की है, यानी ये इनके गुरु हैं। तो इस प्रकार से हमने देखिए ये आपके 100 प्रश्न यहाँ पे, यानी हमने टोटल म्यूज़िक के 50 प्रश्न करे हैं। अब जो 50 प्रश्न आपके सेकंड पार्ट में मैं लेकर आऊँगा। तो इस प्रकार से हमने टोटल आपके 50 प्रश्न यानी 50 क्वेश्चंस म्यूज़िक के कर लिए हैं। ये आपका पेपर था 23 फरवरी 2023 का ये पेपर था आपका। आपको कैसा लगा ये वीडियो? इसमें काफ़ी कुछ मैंने समझाया है, हालांकि मैं आज बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया, थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं है आज, तो उस हिसाब से अब आगे जो नेक्स्ट पार्ट आपका आएगा सेकंड, उसमें मैं पूरा आपके 50 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो भी कंप्लीट कराऊंगा। और आगे हम DSSB का सेकंड टायर का भी पेपर लाने वाला हूं मैं। अभी चूँकि उसकी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले UGC नेट स्टूडेंट्स की तैयारी पहले करवाए जाए, क्योंकि उनका पेपर जल्द ही अब आ जाएगा, 2 मंथ और बचे हैं। आप में से अगर कोई मेरे बैच से जुड़ना चाहता है या करना चाहता है बैच को ज्वाइन, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी सभी आप मेरे वीडियोस देखिए, जाके थ्योरी क्लासेस देखिए, पेपर सॉल्यूशन देखिए सभी। आपको अगर मेरे वीडियोस, मेरी क्लासेस सब कुछ अच्छा लगे तो ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब मेरी वो जो लाइन है वो मैं वापस बोलता हूँ, अगर दिल से आवाज़ आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।